इनके आंसर चेक कर लीजिए। हिंदी इंग्लिश दोनों के बच्चे अपने आंसर चेक कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश मीडियम वाले भी। तो इंग्लिश के साथ साथ, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों के बच्चे अपने आंसर देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है फर्स्ट, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। तो असर्शन दिया हुआ है, हिंदी वाले भी डायरेक्ट ही आंसर लगा लेंगे आप अपने। तो असर्शन है आपका, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग डिक्टोमी बिटवीन द फिजिकल एलिमेंट एंड ह्यूमन बीइंग। रीजन है नेचर एंड ह्यूमन आर, ठीक है, इंटरविन। तो इसका जो ऑप्शन है, हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी दोनों लगा लें, ऑप्शन इसका होगा, ऑप्शन आपका इसमें असर्शन करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, दोनों ही इसके करेक्ट हैं। तो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, ऑप्शन सी, जिसने ऑप्शन सी लगाया है उसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है असर्शन और रीजन का। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, जिसका आंसर ऑप्शन सी है। हिंदी मीडियम वाले भी अपना आंसर लगा लें, ऑप्शन सी। क्लियर है बेटा? ये सेट 1 है, 64-1 सेट 1 कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है सेट 1 का असर्शन रीजन का, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, जिसका आंसर ऑप्शन सी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। सेट है 1, कोड है 64-1। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, बिना टाइम वेस्ट करे। क्वेश्चन 2 है आपका, बोला नीदर देयर इज अ एब्सोल्यूट नेसेसिटी नोर देयर इज अ एब्सोल्यूट फ्रीडम, द गिवन स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन 2, तो क्वेश्चन 2 का जो आंसर है आपका, वो आंसर है ऑप्शन बी। हिंदी मीडियम वाले भी देख लें, उनका आंसर भी ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नियो डिटर्मिनिज्म, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड का आंसर ऑप्शन बी, हिंदी मीडियम वाले भी अपना आंसर लगा लें, ऑप्शन बी। इंग्लिश मीडियम वाले भी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड में आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन है आपका रिसोर्स ज्योग्राफी, लीडर ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, मार्केटिंग ज्योग्राफी, और ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन जो थर्ड है इसका आंसर है आपका सेकंड थर्ड, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन थर्ड, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले, ऑप्शन सी। क्वेश्चन थर्ड का आंसर है ऑप्शन सी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये सेट 1, 2, 3 तीनों ही सेटों में क्वेश्चंस ऊपर नीचे हैं बेटा। जो क्वेश्चन सेट 1 में आपका 3 है, वो सेट 3 में क्वेश्चन 7 है। तो सेट में जो क्वेश्चन है ऊपर नीचे है, तो आप आराम से अपने आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश मीडियम वाले भी दोनों अपने आंसर चेक कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो क्वेश्चन थर्ड का आंसर है आपका ऑप्शन सी। क्लियर हो गया? रिसोर्स एंड मार्केटिंग ज्योग्राफी आर सब फील्ड ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी नॉट सपोज। क्वेश्चन थर्ड आंसर है क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी। क्वेश्चन फोर्थ देख लो। क्वेश्चन फोर्थ में बेटा जो क्वेश्चन फर्स्ट था उसका, उसमें क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट में असर्शन, सॉरी, जो क्वेश्चन फर्स्ट, जिसको भी डाउट है, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर था ऑप्शन सी, जिसमें इसमें मैंने बताया था आपको असर्शन इनकरेक्ट है, रीजन करेक्ट है। ऑप्शन सी, असर्शन लिखा तो है सी में, फर्स्ट वाले का असर्शन इनकरेक्ट है और रीजन करेक्ट है, जिसके कारण ऑप्शन सी था पहले वाले का आंसर। तो फर्स्ट का आंसर ऑप्शन सी था, इसीलिए असर्शन इनकरेक्ट और रीजन करेक्ट है। चलो क्वेश्चन 2 मैंने वापस से बता रहा हूं, जो क्वेश्चन सेकंड है उसका आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन थर्ड का आंसर आपका ऑप्शन सी। सेकंड और थर्ड दोनों करेक्ट हैं, इसमें सेकंड और थर्ड दोनों करेक्ट हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन थर्ड का आंसर ऑप्शन सी है। आप अपने जल्दी जल्दी से आंसर मैच कर लें ताकि आप स्कोर कितना कराए आपको पता लगेगा। अभी तक तीनों क्वेश्चनों में से किसके कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं कमेंट बॉक्स पे लिख के भी दें आप। क्वेश्चन फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फार्मिंग इज मोस्ट लेबर इंटेंसिव।
ऑप्शन बी है इसके हॉर्टिकल्चर, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग और कलेक्टिव फार्मिंग। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों वाले बच्चे अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला लेबर सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलेगी, तो सब्सटेंसिंग फार्मिंग, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन फोर्थ का आंसर है सब्सिस्टेंस फार्मिंग या सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन फोर्थ का आंसर है ऑप्शन बी। हिंदी मीडियम वाले भी अपने आंसर तुरंत मैच कर ले। तो क्वेश्चन फोर्थ का आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर है? तीनों सेटों के क्वेश्चन ऊपर नीचे हैं। ज्योग्राफी का पेपर आपका आज इस बार आसान आया है। क्वेश्चन फिफ्थ देखो। तो क्वेश्चन फिफ्थ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री। तो यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और एग्जाम्पल में बोला है नॉन मेटेलिक, ठीक है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी है। क्वेश्चन फिफ्थ में पूछा है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों देख लो। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री। तो वो इंडस्ट्री होती है सीमेंट इंडस्ट्री, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री, ऑप्शन डी, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं लाइमस्टोन का, जिप्सम का, और लाइमस्टोन जिप्सम जिसे हिंदी में चूना पत्थर बोलते हैं, वो क्या है, नॉन मेटल है। क्लियर हो गया? मेटल कौन सी होती है? मेटल होती है एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। तो बोला है ना कि से भाई नॉन मेटेलिक, तो नॉन मेटेलिक सीमेंट इंडस्ट्री में कभी भी ना आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, क्या ये चीजें निकलती हैं? नहीं निकलती, ठीक है, वो पाउडर बेस्ड होता है। तो सीमेंट किस चीज से बनता है? सीमेंट बनता है लाइमस्टोन से, जिप्सम से। तो ये इसका आंसर है, क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर ऑप्शन डी होगा, सीमेंट बेस्ड इंडस्ट्री। मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया इसलिए कि ये नॉन मेटेलिक है। क्लियर है? हिंदी मीडियम वाले भी देख लें, फिफ्थ का आंसर होगा ऑप्शन डी, सीमेंट इंडस्ट्री। क्वेश्चन सिक्स में आपको दो स्टेटमेंट दी हुई हैं। क्लियर है? असर्शन रीजन की फर्स्ट जो असर्शन है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इमर्ज इन 1990s। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आप समझ गए होंगे, ऐसा डेवलपमेंट जिससे फ्यूचर जनरेशन को कोई लॉसेस ना हो। और रीजन है इसका जनरल अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल इशू ऑरिजिनेटेड ड्यूरिंग 1960 इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। और दूसरा क्या है कि हमें जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए किन के रिलेटेड, इन्वायरमेंटल इश्यूज के रिलेटेड। और इसके बारे में हमने सबसे पहले 1960 में वेस्टर्न वर्ल्ड ने इस चीज के बारे में बताया। क्लियर है? तो असर्शन रीजन है, तो इसमें असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है। इसका असर्शन भी ट्रू है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इमर्ज इन 1960, रीजन भी ट्रू है, अवेयरनेस 1960, मगर इसकी एक्सप्लेनेशन गलत है। यानी असर्शन और रीजन एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करते। क्वेश्चन सिक्स जिसमें असर्शन और रीजन तो ट्रू है मगर एक्सप्लेनेशन आपकी गलत है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर बता रहा हूं, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है सर क्या बोल रहे हो, तो मैं वापस बोल रहा हूं, असर्शन सही है, रीजन भी सही है, दोनों चीजें सही हैं, मगर ये दोनों रिलेट नहीं कर रहे, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। क्लियर हो गया? आप कमेंट बॉक्स में बताओ फर्स्ट से लेके सिक्स तक कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं अब तक में। 6 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं ज्योग्राफी के, सेट 1 कर रहे हैं, सेट 1, 2, 3 तीनों के बच्चे अपने आंसर बता सकते हैं क्योंकि सभी में क्वेश्चन लगभग ऊपर नीचे ही है। तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करो और ये बताओ कि कितने क्वेश्चन आपने ठीक करे हैं। हम सेट कर रहे हैं 6421, सेट 1 है, पेपर कोड है इसका 6421। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, अरेंज द फॉलोइंग कोल माइनिंग एरिया ऑफ इंडिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ देयर लोकेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे अरेंज करनी है, किसको अरेंज करना है भाई? माइनिंग एरियाज को। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आप डायरेक्ट अपने आंसर्स क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो हिंदी मीडियम वाले भी का भी सेम ही क्वेश्चन पेपर होता है, पर मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चों की ने ज़्यादा बोला था। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों के बच्चे अपने आंसर तो मैच कर ही लो, MCQ। फिर इसके बाद सेक्शन BCD वो देख लेंगे, उनको हम दोनों लैंग्वेज में करा देंगे। चलिए क्वेश्चन 7 है, अरेंज क्या करना है
कि जो कोल माइनिंग एरिया है इंडिया में साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में, उनकी लोकेशन के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देखो बेटा, करेक्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंगली जो कोल माइनिंग है, सबसे पहली कोल माइनिंग जो है वो तमिलनाडु से तेलंगाना, और तेलंगाना से कहाँ जाएगा, उड़ीसा, और फिर झारखंड। ठीक है, तो अब देखो, तो यानी सबसे पहले तो आएगा आपका ऑप्शन 2, पहले आएगा 2, 2 के बाद आएगा आपका 2 के बाद आपका आ रहा है 1, 2 के बाद 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 3। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि हमें स्टेट पता होनी चाहिए। स्टेट के अंदर ये सारी कोल माइंस है, क्या है, ये सारी माइंस है, किसकी, माइनिंग की। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन बी। तो लगा लो बेटा, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 7 का। तो 7 का आंसर है ऑप्शन बी। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। जिस बच्चे ने बी ऑप्शन को टिक करा है उसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 7। पेपर कोड है 6421, सेट है 1। ज्योग्राफी का पेपर है 26 फरवरी 2026 का, आज का पेपर है ये। क्वेश्चन 7 का आंसर ऑप्शन बी। अब बताओ किन किन बच्चों के 7 में से 7 नंबर पूरे आ गए हैं, 7 के 7 करेक्ट किस किस बच्चे के हैं, कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बोला इफ यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी केप्ट इन माइंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको किसी हिल एरिया में डेवलपमेंट करना हो तो आप जो भी प्रोग्राम करोगे आप उसे किस तरीके से करोगे, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दे रखे हैं आपको 1 2 3 4। तो इन ऑप्शन के पहला ऑप्शन है स्टेबलाइजिंग हैवी इंडस्ट्री, दूसरा इकोसिस्टम, तीसरा है नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन, और फोर्थ है आपका टोपोग्राफी। तो इनको किस करेक्ट ऑप्शन में रखोगे, ये यहाँ पे बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, कौन से यूज होंगे और कौन से यूज नहीं होंगे। तो भाई यहाँ पे यूज क्या होगा, एक तो यहाँ यूज होगा इकोसिस्टम और दूसरा होगा टोपोग्राफी। सेकंड और फोर्थ करेक्ट आंसर है इसका, सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 8 का आंसर है ऑप्शन डी। जिन बच्चों ने क्वेश्चन 8 का आंसर ऑप्शन डी लगाया है उन्होंने करेक्ट आंसर है उसका। हिंदी मीडियम वाले भी इसे देख लें, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्वेश्चन 8 का आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन 8 का आंसर है ऑप्शन डी, वापस से बता रहे हैं, इकोसिस्टम और टोपोग्राफी। क्वेश्चन 8 आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, क्वेश्चन 8 का आंसर ऑप्शन डी। लो बच्चे कह रहे हैं मार्क कर दो, लो मार्क कर दिया। क्वेश्चन 8 का आंसर ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, 8 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में क्या करना है भाई, मैच करना है। क्या करना है, मैच। चलो मैच कर लो। तो बोला हुआ है आपको कॉलम ए कॉलम बी दिया है। कॉलम ए में है आपका आयरन और मैग्नीज, ठीक है, बक्साइल और कॉपर। कॉलम बी में है आपका कटनी, भिलरवा, चंद्रपुर और सुगंधग्रह। ठीक है, तो देखो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन मैच कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आपका ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए है। तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन ए लगाया है उनका करेक्ट आंसर है, क्या है। अभी हम कर रहे हैं सेट 1 बेटा, सेट 1 सेट 2 सेट 3 के क्वेश्चन ऊपर नीचे ही हैं, करा देंगे। सेट 2 सेट 3 भी कराएंगे, अभी सेट 1 करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन ए। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले दोनों लगा लें इसके आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 9 है मैच द फॉलोइंग, यानी कॉलम 1 कॉलम 2 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन ए है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 9 का आंसर कर लिया ना आपने, क्वेश्चन 10 देख लो। क्वेश्चन 10 में आपको बोला है रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बॉक्स केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द मिनरल्स। तो बोला पहले क्या बोला है मिनरल के बारे में, इट इज नॉन फेरस ओर है, ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट, और इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम। तो पहली बात तो बोला है ये एक नॉन फेरस ओर है। दूसरा, उड़ीसा में यहाँ सबसे ज़्यादा ये होता है। और तीसरी चीज़ बोली है यूज़ करा जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर है। तो बोला है बताओ ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे ये तीनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो बच्चों आंसर लगा लो, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन सी। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन सी करा है वो करेक्ट करा है। हम कर रहे हैं सेट 1। सेट 1 कर रहे हैं, पेपर कोड है 6421। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेट के बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम इन इंडियन एक्सपोर्ट। इनमें से कौन सी चीज जो है इंडिया के एक्सपोर्ट में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ऑप्शन दे रखे हैं एग्रीकल्चर, दूसरा ओर एंड मिनरल, तीसरा मैन्युफैक्चर्ड, और फोर्थ है मिनरल फ्यूल्स एंड लुब्रिकेशन। कमेंट करके बताओ आपने इसका क्या आंसर लिखा है। तीनों सेट सेट 1 2 3 तीनों ही सेटों के क्वेश्चन है ये। तीनों ही सेट में सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जल्दी से अपना बताओ इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन 11 का आंसर क्या लिखा है। क्वेश्चन 11 का आंसर क्या है। क्वेश्चन 11 का आंसर है ऑप्शन सी। जो मैक्सिमम इंडियन एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है वो है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। क्वेश्चन 11 ऑप्शन सी। क्वेश्चन 11 का आंसर होगा ऑप्शन सी। जिस जिस बच्चे ने ऑप्शन सी करा है उसका करेक्ट आंसर है। बताओ किस किस ने ऑप्शन सी करा है। क्वेश्चन 11 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी गलत है। बोला है कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम इन इंडियन एक्सपोर्ट। इंडियन एक्सपोर्ट में किस चीज से, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स से का एक्सपोर्ट करते हैं। और मिनरल तो हम खरीदते हैं। इंडिया में कब से पेट्रोल वेट्रोल आने लगा भाई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 11 का। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी करा है वो करेक्ट है, जिन्होंने नहीं करा उनका गलत है। क्वेश्चन 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट द एयर ट्रैफिक ऑफ मेजर एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 12, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करती है एयर ट्रैफिक को इंडिया के एयरपोर्ट्स में। ऑप्शन दे रखे हैं आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन एयरपोर्ट कमीशन, इंडियन एयर कंट्रोल बोर्ड, और एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। हिंदी मीडियम वाले भी अपने आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है ये। तो क्वेश्चन 12, तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है भाई। एयरपोर्ट का जो ट्रैफिक है उसको कौन कंट्रोल करता है, तो वो करती है एएआई, यानी एयरपोर्ट का कंट्रोल कौन कर रही है, एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन ए। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए को टिक करा है उनका करेक्ट आंसर है। कमेंट करके बताएं। सेट 1 2 3 सभी के क्वेश्चन ऊपर नीचे ही हो रखे हैं, तो आप आंसर उससे आराम से देख सकते हैं। किस बच्चे ने क्वेश्चन 12 का आंसर ए लिखा है उसका करेक्ट है।
बेटा सेट 2, सेट 3, सेट 1 में क्वेश्चन ऊपर नीचे हैं, बाकी सेट 2 और सेट 3 भी करा देंगे। चलो देखो आप, क्वेश्चन 12 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज सिचुएटेड एट जुआरी स्ट्रीट, ये कहाँ पर स्टैब्लिश है? क्वेश्चन 13 आंसर है इसका, भाई इसका सिंपल सा आंसर तो गोवा है। और गोवा में कौन सी चीज है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोवा के अंदर ही है ये, क्या? मार में गोवा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना GAO, मैंने बोल दिया था। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये गोवा में है। ये कहाँ पे स्थित है? ये गोवा में स्थित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है किसका? क्वेश्चन 13 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 13 का आंसर ऑप्शन सी है। क्लियर है? तो क्वेश्चन सी का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 13 का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक समझ आ गए? तो क्वेश्चन 11 का आंसर ऑप्शन सी, क्वेश्चन 12 का आंसर ऑप्शन ए, क्वेश्चन 13 का आंसर भी ऑप्शन सी। तो देख लो बच्चों, अगर आपने 11, 12, 13, अब बताओ कमेंट करके कि कितने आंसर आपके करेक्ट हैं। क्वेश्चन ए का सी, यानी क्वेश्चन 11 का आंसर सी, क्वेश्चन 12 का आंसर ए, क्वेश्चन 13 का आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड वाटरवे एंड इट्स स्ट्रेच इज करेक्टली मैच्ड। तो ये वाटरवेज दे रखे हैं और बोला है कि इनमें करेक्टली मैच्ड कौन से वाटरवे हैं। तो वाटरवे आपका नेशनल वाटरवे नंबर 1, नेशनल वाटरवे नंबर 2, नेशनल वाटरवे नंबर 1, नेशनल वाटरवे नंबर 3, नेशनल वाटरवे नंबर 2, नेशनल वाटरवे नंबर 5। और इसको स्ट्रेच करा गया है इलाहाबाद, ठीक है, दूसरा सादिया, ठीक है, थर्ड है खत्तापुरम, फोर्थ है काकीनंदा। तो इन जगहों तक इन्हें स्ट्रेच करा है, ये सीरीज के हिसाब से क्वेश्चन में दे रखी है। क्लियर है? बोला है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन भी होगा नेशनल वाटरवे नंबर 1 टू इलाहाबाद। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 14 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 14 का आंसर क्या है? ऑप्शन ए। अच्छा सर, दोबारा से सारे क्वेश्चनों के आंसर बता दो। तो बेटा अभी तो बताए हैं। तो क्वेश्चन 14 का आंसर ऑप्शन ए है। क्या है क्वेश्चन 14 का आंसर? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15, बताओ क्वेश्चन 15 का आंसर। तो क्वेश्चन 15 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 15 है, हाउ मेनी कंट्री फॉल अंडर द लो कैटेगरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन गिवन टेबल। तो बताओ इस टेबल के हिसाब से कितनी कंट्रियां जो हैं लो कैटेगरी में आती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के।
ऑप्शन दिया है आपको 2, 4, 3, 5। तो कितनी कंट्रियां आती हैं बताओ। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बताओ, कितनी कंट्रियां आती हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लो कैटेगरी में आती हैं। तो क्या है बच्चों, क्या लिखा है? तो इसका आंसर इस टेबल के अकॉर्डिंग ही हम दे सकते हैं। ये जो टेबल है, इस टेबल को आपको पढ़ के इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं। यहाँ लिखा ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंगली आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो बताओ कितनी कंट्रियां आती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंडर। तो हमने ये टेबल को स्टडी करने के बाद ही हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो आपने तो स्टडी करा है, आप बताएं, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन 15 का आंसर, तो कितनी कंट्रियां आती है? तो इसके अंडर आती है 4 कंट्रीज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 15 का आंसर होगा ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन 15 का आंसर क्या है? ऑप्शन बी। जिसने करेक्ट आंसर लिखा है, जिसने ऑप्शन बी लिखा है, उसका करेक्ट आंसर है। 4 कंट्रीज आती हैं। क्लियर है? वो कंट्रियों का नाम है नाइजीरिया, सूडान, तंजानिया और यमन। जो 4 कंट्रीज आ रही हैं वो कौन सी कंट्रियां हैं? वो है नाइजीरिया, सूडान, तंजानिया और यमन। देख लो यहाँ पे लिखी हुई भी हैं, यही 4 कंट्रियां हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन 15 का आंसर ऑप्शन बी होगा। जिस जी ने ऑप्शन बी लगाया उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 बोला है कॉन्गो कम्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जो कॉन्गो है वो किस कैटेगरी में आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में? ऑप्शन है वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो। कमेंट करके बताओ क्या आंसर होगा इसका। तो सबसे पहले आपको थोड़ा पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मीडियम। कॉन्गो जो आती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 16 का आंसर ऑप्शन सी है। जिस बच्चे ने ऑप्शन सी, किसने ऑप्शन सी का लिखा है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। किसका आंसर ऑप्शन सी है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 16 का। दोबारा करा दो बेटा, अभी तो कराए हैं सारे एमसीक्यू। चलो मैं फटाफट से इनके आंसर बता दूंगा आपको। पहले एक बार ये एमसीक्यू कंप्लीट कर लूं, फिर सेक्शन बी भी कराना है। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री फॉल्स अंडर वेरी हाई कैटेगरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कौन सी यूरोपियन कंट्री जो है फॉल हो रही है अंडर वेरी हाई कैटेगरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में? क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन डी। सर एक बार रिपीट करवा दो, रिपीट करवा दो। ऑप्शन सेक्शन बी कर लेते बेटा। चलो कोई बात नहीं, मैं जल्दी से आपके एक बार आंसर बता रहा हूँ, फटाफट से आंसर देख लो बिना टाइम वेस्ट करे। फटाफट से एक बार दोबारा रिपीट बता रहा हूँ, पर अब की बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी से आंसर बता दूंगा। तो आप अपने आंसर एक बार जल्दी से लगा लो।
रिपीट नहीं होंगे दोबारा दोबारा, ये लास्ट टाइम है, इसके बाद नहीं बता पाऊंगा, तो आप अपने आंसर जल्दी से लगा लो। सीधे सीधे आंसर बताऊंगा मैं आपको। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले एक साथ ही अपने आंसर्स को मैच कर लें। तो देखो बेटा, सीधे बिना टाइम वेस्ट करे सीधे, तो जो फर्स्ट वाला है आपका असर्शन और रीजन तो आपने पढ़ ही लिया है। तो फर्स्ट वाले का जो असर्शन है और रीजन है, दोनों जो आपने पढ़ लिए हैं, फर्स्ट का असर्शन और रीजन, तो इसका असर्शन आपका इनकरेक्ट है और रीजन करेक्ट है। ऑप्शन सी, फर्स्ट वाले का आंसर ऑप्शन सी है। एक ही बार बताएंगे। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी है। आगे जा रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट का आंसर ऑप्शन सी है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। फर्स्ट का आंसर ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन, मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूं, आप नंबर अपने स्कोर कर ले। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड का आंसर है आपका, क्वेश्चन सेकंड, तो क्वेश्चन सेकंड का आंसर है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन सेकंड का आंसर है ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन सेकंड का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड का आंसर है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन सेकंड का आंसर है ऑप्शन बी, क्वेश्चन थर्ड का आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन सेकंड का बी, थर्ड का सी। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो क्वेश्चन फोर्थ, मैं सीधे आंसर बता रहा हूं, अब मैच कर लो। क्वेश्चन फोर्थ का आंसर है ऑप्शन ए, हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन ए का फोर्थ का आंसर है ए, हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन फिफ्थ, क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर है आपका डी, सीमेंट इंडस्ट्री। क्वेश्चन फोर्थ का आंसर ए, हॉर्टिकल्चर, और क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर है डी, सीमेंट इंडस्ट्री। क्वेश्चन सिक्स असर्शन रीजन वाला है। क्वेश्चन सिक्स असर्शन रीजन, इसमें आपका असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, पर एक्सप्लेनेशन जो है नॉट करेक्ट है। तो क्वेश्चन सिक्स का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन सिक्स का आंसर है ऑप्शन बी। तो मैंने कितने क्वेश्चन बता दिए? फोर का आंसर ए, फिफ्थ का आंसर डी, और सिक्स का आंसर है आपका बी। क्लियर हो गया? आगे चल रहे हैं, तो आप अपने आंसर फटाफट मैच कर लें, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। फोर्थ का ए, फिफ्थ का डी, और सिक्स का बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, 8, 9। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 का आंसर है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7 का आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर हो गया? फटाफट से आंसर बता रहे हैं, आप अपने आंसर मैच कर ले। क्वेश्चन फिफ्थ, सेवंथ का आंसर ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन एट्थ, क्वेश्चन एट्थ, क्वेश्चन नाइन्थ। क्वेश्चन एट्थ का आंसर है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन एट्थ आंसर है ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी से आप अपने आंसर मैच कर लें। क्वेश्चन एट्थ का आंसर ऑप्शन डी। आगे चले, क्वेश्चन एट्थ का आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नाइन्थ, क्वेश्चन नाइन्थ, क्वेश्चन नाइन्थ का आंसर है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नाइन्थ का आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर है? क्वेश्चन नाइन्थ। क्वेश्चन 10 देख लो। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 का आंसर है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10 दोबारा रिपीट नहीं करेंगे बेटा, आप अपने आंसर मैच करके कमेंट बॉक्स में बता दो कितने करेक्ट हैं। क्वेश्चन 10 का आंसर है ऑप्शन सी। मैं सीधे आंसर ही बता रहा हूँ, आप आंसर मैच करें अपना चेक करने के लिए। क्वेश्चन 10 का आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, तीनों के आंसर एक साथ देखेंगे। क्वेश्चन 11, 12 और 13। तो क्वेश्चन 11 का आंसर है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन 11 का आंसर है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 का आंसर है आपका ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन 11 का आंसर ऑप्शन सी, क्वेश्चन 12 का आंसर ऑप्शन ए, क्वेश्चन 13 का आंसर ऑप्शन सी। तो आप अपने आंसर जल्दी से मैच कर लें। ज्योग्राफी का पेपर है ये,
तो क्वेश्चन 11 का आंसर ऑप्शन सी है, क्वेश्चन 12 का आंसर ऑप्शन ए है, क्वेश्चन 13 का आंसर ऑप्शन सी है। आपकी स्क्रीन पे मैंने आंसर टिक कर रखे हैं। 11 का आंसर ऑप्शन सी, 12 का ए, 13 का सी। किस किस बच्चे का 11, 12 और 13 का आंसर ये है? कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपने करेक्ट करे हैं क्वेश्चन 11, 12 और 13। क्लियर है? क्वेश्चन 11, 12 और 13। नेक्स्ट देख लेते हैं। ज्योग्राफी का पेपर है। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 का आंसर है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन 14 का आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 14 का आंसर आपका ऑप्शन ए है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन 14 के बाद क्वेश्चन 15। 15 के लिए हमें ये टेबल पढ़नी पड़ेगी। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स 2022 की एक टेबल दे रखी है। इसमें HDI वैल्यू दे रखी है। इसको पढ़ने के बाद ही आप क्वेश्चन 15 का आंसर दे पाएंगे। ये क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 का आंसर है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16 का आंसर है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन 17, 17 का आंसर आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। किन किन बच्चों ने ये आंसर टिक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही या गलत करे हैं। क्या आप स्कोर कर पा रहे हैं? आप बताएं। क्वेश्चन 17 MCQ हमने सारे करा दिए हैं। अब हम सेक्शन बी करेंगे। MCQ करा दिए, तो आप बताएं कितने क्वेश्चनों के आंसर आपने करेक्ट करे हैं। सेक्शन बी, सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है। इसमें एक पैसेज दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपको इसमें बोले हैं कि आंसर देने हैं। तो पहला ही क्वेश्चन, पहला क्या पूछा है? पहले बोला है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिस। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है आपको आउटसोर्सिस का कॉन्सेप्ट बताना है। इस पैसेज को आपको पढ़ना है और बोला हुआ आउटसोर्सिस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो भाई आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? जब हम क्या करें, हम बिजनेस को क्या करें, किसी आउटसोर्स से करें, तो उसी को तो बोलते हैं। और आउटसोर्सिंग बिजनेस में क्या होता है? हमारा खर्चा कम लगता है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ से पढ़ लो। दो बोला हुआ है। तो देखो भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग में लिख सकते हैं क्या है? इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट बिजनेस फंक्शन, ठीक है, टू एन एक्सटर्नल एजेंसी टू इम्प्रूव इफिशियंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हम लिख देंगे एक्सटर्नल एजेंसी टू इम्प्रूव इफिशियंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। ये लिख देंगे आप इसमें आंसर, ठीक है ना? तो बोला है ना कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिस, तो कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिस में क्या लिख सकते हैं आप? कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिस में लिख सकते हैं एन एक्सटर्नल एजेंसी। ये क्या है? एक्सटर्नल एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट आंसर आप लिख सकते हैं एन एक्सटर्नल एजेंसी टू इम्प्रूव। क्या इम्प्रूव करेगी ये? इफिशियंसी, यानी जो काम है उसको अच्छे से करने की क्षमता बढ़ाएगी। और कॉस्ट को क्या करेगी? रिड्यूस करेगी, एंड रिड्यूस कॉस्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट में आप ये आंसर लिख सकते हैं।
क्या लिख सकते हैं? ये आंसर मैंने लिख दिया है। क्या ये एन एक्सटर्नल एजेंसी टू इम्प्रूव इफिशियंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। दूसरा क्वेश्चन बोला है मोर देन 50% ऑफ ऑल वर्कर इन डेवलपमेंट कंट्री बिलोंग टू विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। भाई कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं? तो क्वेश्चन 8.2 इसका दूसरे का आंसर होगा नॉलेज सेक्टर। इसका आंसर हो जाएगा नॉलेज सेक्टर। ये रहा इसका आंसर। कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर ये रहा नॉलेज सेक्टर। क्वेश्चन 2 आंसर क्या है इसका? नॉलेज सेक्टर। क्वेश्चन 18.2 का आंसर होगा नॉलेज सेक्टर। ये लिख देना। यहाँ लिखा है ना नॉलेज सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर क्या है देख लो। 18.2 का आंसर है नॉलेज सेक्टर। यहीं पे पैराग्राफ में दे रखा है नॉलेज सेक्टर। मोर देन 50% ऑफ ऑल वर्कर इन डेवलप्ड कंट्री बिलोंग टू विच सेक्टर। तो नॉलेज सेक्टर है आंसर। क्या है इसका? नॉलेज सेक्टर यहाँ दे रखा है। तो 18.2 का आंसर है नॉलेज सेक्टर। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे नॉलेज सेक्टर लिखा आ रहा है। ये देखो नॉलेज सेक्टर ये रहा। ये इसका आंसर है। किसका आंसर है ये नॉलेज सेक्टर? तो ये नॉलेज सेक्टर जो आंसर है किसका है? ये 18.2 वाले क्वेश्चन का है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया था। फर्स्ट का आंसर क्या था? फर्स्ट का आंसर था, फर्स्ट में क्या बोला था? ई कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या था? एक्सटर्नल एजेंसी टू इम्प्रूव इफिशियंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। और क्वेश्चन 18.2 का आंसर है बोला है मोर देन 50% ऑल वर्कर डेवलप्ड कंट्री में किससे बिलोंग करते हैं? तो नॉलेज सेक्टर। ये पैसेज में ही दे रखा है। पैसेज में लिखा हुआ ना नॉलेज सेक्टर। क्वेश्चन थर्ड 18.3 में म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आर डिमांडिंग विच टाइप ऑफ सर्विस। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर किस प्रकार की सर्विस को डिमांड करते हैं? तो वो कौन सी सर्विस की डिमांड करते हैं? वो इंफॉर्मेशन। तो तीसरा आंसर कौन से किसको डिमांड करते हैं? तो क्वेश्चन थर्ड 18.3 का थर्ड इसका आंसर होगा इंफॉर्मेशन बेस्ड इंडस्ट्री। वो किसको डिमांड करते हैं? तो ये रहा आंसर। आंसर क्या होगा? इंफॉर्मेशन बेस्ड इन सर्विस। क्वेश्चन ये रहा 18.3 का आंसर है म्यूचुअल फंड मैनेज। बोला है ना म्यूचुअल फंड मैनेजर्स। तो ये जो पैसेज है आपका 18 इसी में ही आंसर दे रखे हैं। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स किसका डिमांड करते हैं? विच टाइप ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे लिख दिया है। ये देखो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, दिखा देता हूँ। क्वेश्चन 18 है ये। तो क्वेश्चन 18 में मैंने बता दिया था पहले वाला जो डेवलप कंट्री को कौन सा सेक्टर चाहिए? तो नॉलेज सेक्टर चाहिए। और जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं कैसी टाइप की सर्विस उन्हें चाहिए? तो उनको चाहिए कौन सी? इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विस। ये रहा आंसर इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विस। 18.3 का आंसर है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विस। और जो सेकंड वाला है उसका आंसर था नॉलेज सेक्टर। हिंदी मीडियम वाले को भी इंग्लिश मीडियम वाले भी अपने पैसेज से ही इनका आंसर ढूंढ सकते थे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये क्वेश्चन 18। सेक्शन बी का क्वेश्चन है ये सेक्शन बी है क्वेश्चन 18। ठीक है अगला देख लो क्वेश्चन नंबर 19। 19 में आपको मैप दिया हुआ है। क्या दिया है? मैप है ना। और मैप के बेस पे ही आपसे यहाँ से क्वेश्चन बोले हैं नेम ऑफ द ईस्टर्न मोस्ट टर्मिनल स्टेशन ऑफ गिवन रेल रूट। दूसरा है 19 का जो सेकंड बोला है उसमें पूछा है क्या पूछा है उसमें? उसमें पूछा है नेम द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्रो सेंटर along द रेल रूट। और तीसरा नेम द सी नियर द वाटर वेस्टर्न मोस्ट टर्मिनल स्टेशन। तो देख लो ये आपको एक मैप दिया है इसके हिसाब से आंसर देख लो। जो आंसर है पहले वाला है जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका फर्स्ट वाले का आंसर होगा आपका ईस्टर्न मोस्ट टर्मिनल स्टेशन। तो फर्स्ट वाला जो होगा वो कौन सा होगा? देखो यहाँ पे बोला है ना। तो इस यहाँ बोला ईस्टर्न मोस्ट टर्मिनल स्टेशन ऑफ द गिवन रेल रूट। तो उसके रूल रूट का तो वो क्या है? वो है वॉलेट्स वो ओ, ठीक है। तो तीनों के देख लो क्या है।
तो जो क्वेश्चन आपसे, जो क्वेश्चन 19 का बोला ईस्टर्न टर्मिनल, इसका आंसर होगा व्लादिवोस्टोक, VLADIVOSTOK, व्लादिवोस्टॉक, ये रशियन नेम है। दूसरा है मोस्ट इंपोर्टेंट एग्रो सेंटर अलोंग द रेल, इसका आंसर है नोसिब्रिक, NOVO, स्पेलिंग बता रहा हूं मैं आपको, NOVOSIBIRSK। और जो थर्ड पूछा है वो सी नियर द, ठीक है, क्या बोला है, वेस्टर्न मोस्ट टर्मिनल स्टेशन, इसका आंसर होगा आपका बाल्टिक सी, ठीक है, इसका आंसर होगा आपका बाल्टिक सी। स्पेलिंग्स आपको क्लियर होनी चाहिए, स्पेलिंग मैंने लिख दी है, आप स्पेलिंग्स देख लो, ठीक है। ये स्पेलिंग्स को आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से भी देख सकते हो, आपके एनसीईआरटी की बुक्स में भी ये स्पेलिंग्स दे रखी हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। रशियन नेम है, क्लियर हो गया। क्लियर है, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट आपका सेक्शन सी, बोला इंटरनेशनल ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू नेशनल सपोर्ट स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो म्यूचुअली बेनिफिशियल होते हैं टू नेशनल सपोर्ट स्टेटमेंट, तो इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट पूछे हैं। और में इसका और वाला ऑप्शन भी पूछा हुआ है आपसे, और वाला ऑप्शन है आपका ग्लोबल सी पोर्ट आर गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट। तो इसमें एक्सप्लेन करने इंपॉर्टेंट नॉर्दर्न अल्टार्कटिक सी रूट्स बताना है 21 में। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 22 दे रखा है, इसमें आपको एक टेबल दी हुई है, इस टेबल के अकॉर्डिंग आपसे आंसर पूछे हैं। ड्यूरिंग विच डिकेड द नेट इंक्रीज, यहाँ पे ये टेबल को आपको स्टडी करनी है क्वेश्चन 22 में, उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर बता देने हैं। तो आप इस बोला है ड्यूरिंग विच डिकेड द नेट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टाउन इज द लोएस्ट। तो यहाँ पे सबसे आपको सबसे लोएस्ट जो दिख रही है वो आप देखें, स्टडी करनी है 61 में, 71, 81, 91, 201 और 11 में। तो आपको 1961 से 1971 में, 61 से 71 में क्या करेंगे आप, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, किनका, नंबर ऑफ टाउन का। तो जब डिफरेंस देखेंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे कितना था 365, यहाँ कितना है 590। क्लियर हो गया। तो आप 365 से 590 तक को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, $225 आएगा। क्या आएगा, 225। अगर आप इसमें से इसको माइनस करें तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, 225 होगा। इस वाले का आंसर हो जाएगा आपका 225। फर्स्ट क्वेश्चन का अंदर बोला है ना लोएस्ट, तो 225 इसका आंसर आएगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में क्या पूछा है, इंक्रीज इन टाउन। क्या पूछा है, इंक्रीज इन टाउन पूछा है ना, ड्यूरिंग विच डिकेड नेट इंक्रीज नंबर ऑफ टाउन। तो ये रहा नंबर ऑफ टाउन। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ टाउन क्या है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले 2000 थे, 365 थे, फिर 590 हुए, 378 हुए, फिर 4000 या 5000 और फिर 6000। तो सबसे कम वाली रेंज ये दोनों, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 225। दूसरे में बोला है मेंशन द नेट इंक्रीज इन नंबर ऑफ टाउन ड्यूरिंग 1981 और 90, ठीक है, तो 1981 से 1991 के लिए बोला है, 81 और 91 पे बोला है। इसमें क्या करेंगे 81 91 में, अगेन हम इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे,
तो आंसर आ जाएगा जब हम 4689 से माइनस करेंगे किसको, 3378 को, तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1331311। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले का आंसर तो आएगा आपका 225, क्या आएगा 225। सेकंड वाले में जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1311, क्या आएगा 11। क्लियर है। और जो एक्सप्लेन थर्ड है उसमें आपको एक्सप्लेन करना है। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट देख लेते हैं।